नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो होती हैं लेकिन अक्सर बंद दरवाजों के पीछे। विषय है पुरुषों पर होने वाली घरेलू हिंसा और उनके पास मतलब क्या कानूनी रास्ते हैं। देखिए, हमारे पास जो जानकारी और दस्तावेज हैं, आज की सारी बातचीत उन्हीं पर आधारित होगी। हमारा मिशन ये समझना कि भारत का कानूनी ढांचा पुरुष पीड़ितों की मदद कैसे करता है, खासकर तब जब घरेलू हिंसा से जुड़ा सबसे मजबूत कानून यानी डीवी एक्ट वो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो सवाल सीधा है, जब घर की चार दीवारी में एक पुरुष हिंसा का शिकार होता है तो कानून उसकी ढाल कैसे बनता है? चलिए इस पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं। ये टॉपिक वाकई बहुत सेंसिटिव है और ज़रूरी भी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम यानी डीवी एक्ट एक ऐतिहासिक कानून है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे उन लाखों महिलाओं को आवाज़ और सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था जो सालों से चुपचाप हिंसा सह रही थीं। तो आज की हमारी बातचीत इस कानून पर सवाल उठाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो जानकारी हमें मिली है वो ये दिखाती है कि इस खास कानून के बाहर भी पुरुषों के लिए कुछ कानूनी रास्ते मौजूद हैं। हम आज बस उन्हीं बिखरे हुए रास्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये कि डीवी एक्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आज उन खाली जगहों को देख रहे हैं जिन्हें दूसरे कानून भरते हैं। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। जो दस्तावेज हमारे पास हैं उनसे एक बात बिल्कुल साफ है, पुरुषों के लिए कानूनी लड़ाई का जो पूरा आधार है वो एक ही शब्द पर टिका है, क्रूरता यानी क्रूअल्टी। ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा और भारी लगता है। कानूनी दुनिया में इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता की बात कही गई है। हाँ, और यहीं से पूरा मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। कानून की नज़र में क्रूरता सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। इसे दो हिस्सों में देखा जाता है। पहला, जैसा आपने कहा, शारीरिक क्रूरता, फिजिकल क्रूअल्टी। ये समझना सबसे आसान है। किसी भी तरह का थप्पड़, धक्का मुक्की, मारपीट या कोई भी ऐसा हमला जिससे शरीर पर चोट आए, वो सब इसमें शामिल है। और इसे साबित करना भी वो थोड़ा आसान होता है क्योंकि आपके पास सबूत हो सकते हैं। सबूत जैसे मेडिकल रिपोर्ट, चोट की तस्वीरें या कोई गवाह जिसने घटना देखी हो। ठीक है, फिजिकल क्रूरता तो समझ आती है क्योंकि वो दिखती है, साफ साफ दिखती है। लेकिन असली मुश्किल तो वो मानसिक क्रूरता को समझने और साबित करने में आती होगी। ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। एक के लिए जो मजाक है वो दूसरे के लिए मानसिक प्रताड़ना हो सकता है। आपने नब्ज पकड़ी है। मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूअल्टी को साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये दिखती नहीं है, ये महसूस होती है। इसमें ऐसा कोई भी व्यवहार आता है जो किसी इंसान की मानसिक शांति और इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर दे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि अदालतें इसे बहुत गंभीरता से लेती हैं। जैसे कि क्या हम कुछ उदाहरणों पर बात कर सकते हैं? मतलब किस तरह के व्यवहार को अदालत मानसिक क्रूरता मान सकती है? बिल्कुल। सोचिए, किसी को रोज रोज उसके परिवार वालों के सामने जलील करना, या उसकी नौकरी, कमाई या लुक्स को लेकर ताने मारना, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना, जैसे अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी जैसी धमकियां देना। किसी को उसके दोस्तों या परिवार से मिलने से रोकना। हर वक्त शक करना। हाँ, हर वक्त शक करना, या घर में एक ऐसा डर का माहौल बनाकर रखना कि इंसान हर पल तनाव में रहे। ये सब मानसिक क्रूरता के दायरे में आ सकता है। अदालत ये देखती है कि क्या ये व्यवहार इतना लगातार और गंभीर था कि किसी भी आम इंसान के लिए उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाए। मतलब कानून सिर्फ दिखने वाले घावों को नहीं बल्कि उन अदृश्य जख्मों को भी पहचानता है जो शायद ज्यादा गहरे होते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए एक पुरुष के साथ इस तरह की शारीरिक या मानसिक क्रूरता हो रही है। अब वो क्या करे? हमारे दस्तावेज कहते हैं कि वो आईपीसी या अब बीएनएस के तहत शिकायत कर सकता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये डीवी एक्ट से कितना अलग है? यह एक बहुत बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड और अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता हमारे देश का मेन क्रिमिनल लॉ है। ये चोरी, डकैती, हमले जैसे अपराधों से डील करता है। जब हम कहते हैं कि पुरुष आईपीसी बीएनएस के तहत शिकायत कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ हुई क्रूरता को
एक पारिवारिक मसला नहीं बल्कि एक आपराधिक घटना की तरह देखा जाएगा। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी फैमिली काउंसलर या फैमिली कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि सीधा पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराएगा, जैसे किसी और क्राइम के लिए कराते हैं। बिल्कुल, प्रक्रिया वही है। शिकायत पुलिस स्टेशन में होगी, पुलिस जांच करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी और अगर उन्हें लगता है कि मामला बनता है तो चार्जशीट फाइल होगी और केस क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। ये डीवी एक्ट की प्रक्रिया से जमीन आसमान का फर्क है। डीवी एक्ट का पहला मकसद पीड़ित को सजा दिलवाना नहीं है, बल्कि तत्काल राहत और सुरक्षा देना होता है, जैसे घर में रहने का अधिकार या सुरक्षा आदेश, जबकि आईपीपीसी बीएनएस का सीधा मकसद दोषी को सजा दिलाना है। अच्छा, तो ये बात मुझे भी नहीं पता थी। तो एक रास्ता सजा की तरफ जाता है और दूसरा सुरक्षा की तरफ, और पुरुषों के लिए जो रास्ता उपलब्ध है वो सीधे तौर पर सजा वाला है। लेकिन क्या इसमें कोई सामाजिक या व्यवहारिक चुनौती नहीं है? एक पुरुष का पुलिस स्टेशन जाकर ये कहना कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्रूरता कर रही है, हमारे समाज में इसे कैसे देखा जाता होगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ज्यादा। कानूनी रास्ता तो है, लेकिन उस तक पहुंचने का सामाजिक रास्ता बहुत पथरीला हो सकता है। मर्द को दर्द नहीं होता वाली मानसिकता के बीच एक पुरुष के लिए ये स्वीकार करना और फिर सिस्टम के सामने अपनी पीड़ा को रखना, ये बेहद मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि ऐसे मामले शायद बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। कानून दरवाजा तो खोलता है, पर उस दरवाजे तक चलकर जाने की हिम्मत जुटाना अपने आप में एक लड़ाई है। सही बात है, सही बात। तो अब तक हमने समझा कि कानूनी लड़ाई का आधार है क्रूरता और रास्ता है क्रिमिनल लॉ का। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ है। इनके मुताबिक यही क्रूरता सिर्फ जेल की सजा का कारण नहीं, बल्कि तलाक का एक मजबूत आधार भी बन सकती है। ये कैसे काम करता है? हाँ, और यहीं पर कानून की खूबसूरती दिखती है। क्रूरता का एक ही एक्ट, एक ही अमल दो अलग अलग कानूनी मशीनरी को हरकत में ला सकता है। एक तरफ ये आईपीसी बीएनएस के तहत एक क्रिमिनल केस को जन्म देता है, जिसका नतीजा सजा हो सकता है, और दूसरी तरफ यही अमल सिविल कानून के तहत तलाक का आधार बन जाता है। क्या मतलब? एक ही घटना पर दो अलग अलग कोर्ट में केस चल सकते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट में और दूसरा फैमिली कोर्ट में। ये तो किसी के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग और थका देने वाला हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। भारत के शादी से जुड़े कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट क्रूरता को तलाक का एक बहुत मजबूत आधार मानते हैं। तो अगर कोई पुरुष फैमिली कोर्ट में ये साबित कर दे कि उसकी पत्नी का व्यवहार इतना क्रूर था, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, कि उसके लिए उस शादी में एक दिन भी रहना मुमकिन नहीं है, तो कोर्ट उसे तलाक दे सकता है। तो उसे फैमिली कोर्ट में फिर से सब कुछ साबित करना होगा कि ये सिर्फ रोज रोज की नोकझोंक नहीं, बल्कि वाकई गंभीर क्रूरता थी। बिल्कुल। अदालत की कसौटी बहुत सख्त होती है। उन्हें ये देखना होता है कि क्या व्यवहार की गंभीरता ने शादी के रिश्ते की नींव को ही हिला दिया है। इसके लिए सबूत पेश करने होंगे, मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान, या अगर मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है तो डॉक्टर की रिपोर्ट। तो आप कह सकते हैं कि क्रूरता यहाँ एक चाबी की तरह है जो दो अलग अलग दरवाजे खोलती है, एक सजा का और दूसरा आजादी का। ठीक है, ये रास्ते भले ही अलग अलग हैं, पर अब काफी हद तक साफ दिख रहे हैं। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा रहस्यमयी है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें एक बिंदु अचानक एक शब्द पर आकर खत्म हो जाता है, झूठी। बस इतना ही लिखा है, झूठी। ये अधूरा है, पर इसका संदर्भ बहुत कुछ कहता है। हम इसका क्या मतलब निकालें? ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है, और सबसे पहले ये मानना होगा कि क्योंकि ये जानकारी अधूरी है, हम जो भी कहेंगे वो एक पढ़ा लिखा अंदाजा ही होगा। लेकिन कानूनी बातचीत में जब भी झूठा या झूठी शब्द आता है तो उसका इशारा अक्सर झूठे मामलों या झूठी शिकायतों की तरफ होता है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे सोर्स इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगर किसी पुरुष के खिलाफ कोई झूठा केस, शायद घरेलू हिंसा का ही, दर्ज हो जाए तो उसके पास भी कानूनी रास्ते हैं? संभावना तो यही लगती है। देखिए, कोई भी कानूनी सिस्टम एक तरफा नहीं हो सकता है ना। अगर वो किसी को अधिकार देता है तो उस अधिकार के दुरुपयोग से बचाने के लिए भी रास्ते बनाता है। तो अगर किसी पर झूठा आरोप लगाकर क्रिमिनल केस किया जाता है और वो बाद में बेगुनाह साबित होता है, तो वो पलटकर
मानहानि यानी डेफमेशन या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस एक शब्द के आधार पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसका महत्व बस इतना है कि इस पूरी तस्वीर में एक और परत जोड़ता है, और वो है कानूनी संतुलन की। सही है, ये दिखाता है कि सिस्टम में हर स्थिति के लिए कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश की गई है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी तस्वीर उभर रही है उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई लिस्ट नहीं है बल्कि एक निचोड़ है। बात यह है कि पुरुषों के लिए कानूनी रास्ते तो हैं लेकिन वो बिखरे हुए हैं। महिलाओं के लिए डीवी एक्ट जैसा कोई एक सिंगल मजबूत कानून नहीं है जो सुरक्षा, राहत और न्याय सब एक जगह दे। बिल्कुल बिल्कुल सही। पुरुषों के लिए एक रास्ता क्रिमिनल लॉ की गली से होकर जाता है जो सजा पर जोर देता है। दूसरा रास्ता सिविल लॉ से यानी तलाक के कानून से गुजरता है जो रिश्ता खत्म करने पर फोकस करता है। और दोनों का शुरुआती पॉइंट एक ही है, क्रूरता। लेकिन डीवी एक्ट जैसी कोई एक जगह नहीं है जो तत्काल सुरक्षा और राहत दोनों को एक साथ देखती हो। ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक अंतर है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है, और ये पूरा विश्लेषण एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है जिस पे शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। जब कानून लिंग विशिष्ट मतलब जेंडर स्पेसिफिक बनाए जाते हैं तो क्या वे अनजाने में उन लोगों के लिए न्याय की प्रक्रिया को और जटिल बना देते हैं जिनका नाम उनमें साफ साफ नहीं लिखा होता? सामान्य आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल करना एक समाधान तो है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्याय तक पहुंचने का रास्ता सभी के लिए, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, एक जैसा सीधा और स्पष्ट नहीं होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि समाज की सोच में भी बदलाव की मांग करता है। इस गहरी और जरूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द डीप डाइव के आज के अंक में बस इतना ही।